नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर हिमाचल की बात हमारा मॉर्निंग बुलेटिन लेकर आप लोगों के बीच में हम हाजिर हैं। हिमाचल की बात में हम आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम बड़ी गतिविधियों के बारे में बताते हैं जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को सीधा या अप्रत्यक्ष तौर पर यहां पर असर डालती है। तो ये सुबह का बुलेटिन आप लोगों के बीच में जब हम प्रेषित करते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जितनी जल्दी हो सके आप सभी लोगों को जितनी भी जानकारी है वो यहां पर दें और उसी के साथ साथ आप लोगों का समय भी बचे और आप लोगों को यहां पर जितनी भी जानकारी है हिमाचल प्रदेश की जितनी भी बड़ी खबरें हैं वो यहां पर पहुंच जाए। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि इस स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर अवश्य करें, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। हिमाचल प्रदेश की बात करें, पिछले कल हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की पहली बैठक थी और इस कैबिनेट बैठक में यहां पर जो हमारे कर्मचारी वर्ग है उनको यहां पर बड़ा तोहफा सरकार के द्वारा दिया गया है। तोहफा मिला है उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का, ओपीएस का, जो वो लगातार यहां पर जिसकी मांग कर रहे थे। 2015 से यह आंदोलन यहां पर रफ्तार पकड़ रहा था। पिछली सरकार में इसने बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ी और कांग्रेस ये अपना चुनाव जो जीती भी थी वो ओपीएस के वादे पर ही जीती थी कि आने वाली अपनी गवर्नमेंट बनते ही हम जितना जल्दी हो सके, वैसे तो कहा गया था कि 10 दिनों के अंदर जो हम ओपीएस की बहाली करेंगे। बातें कुछ ऐसी रही कि जैसे ही यहां पर सरकार की पहली कैबिनेट हुई वो 1 महीने के बाद यहां पर हुई और उसी के साथ यहां पर ओपीएस की बहाली यहां पर हो गई और ओपीएस की बहाली का कल जश्न बहुत ज्यादा मनाया गया। कल जो हिमाचल कैबिनेट की बैठक थी उसमें क्या क्या हुआ वो आपको बता दें, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है वो भी यहां पर आपको पता चलेगा, क्योंकि केवल और केवल मात्र यहां पर ओपीएस की बहाली नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में कुछ टफ निर्णय यहां पर उन्हें लेने पड़ सकते हैं और वो सारी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सभी लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें, पिछले कल जैसे कि मैंने आपको बताया ओपीएस को लेकर यहां पर हमारे बीच में लोहड़ी का तोहफा यहां पर हमारे बीच में कर्मचारियों को मिला और कर्मचारियों के इस तोहफे को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। आप सभी लोग जो इस समय पर देख रहे हैं, आप लोगों से केवल इतना अनुरोध अवश्य रहेगा कि स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट अपने जरूर करते रहे। काफी ज्यादा लोग जो कर्मचारी वर्ग है वो बहुत खुश है यहां पर, लेकिन काफी ज्यादा लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई इससे जो हमारे बीच में महंगाई यहां पर बढ़ेगी, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों के विचार जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं पहले ही कह रहा हूं कि अपने विचार अवश्य व्यक्त किया करें। तो पिछले कल हमारे बीच में ओपीएस लागू कर दी गई, तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई। पहली बैठक में इसको मंजूरी मिल गई है और यह निर्णय लागू कर दिया गया है। नोटिफिकेशन की यहां पर थोड़ी सी समय जरूर रहेगा। आपको बता दें इससे 1,36,000 जो कर्मचारी हैं उनको यहां पर ये जो तोहफा यहां पर मिला है। 2003 में यह बंद हुई थी, तब प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी, केंद्र के ओर से निर्देश जो आए थे उसकी वजह से हुआ था, जहां पर भाजपा की सरकार थी। और यहां पर सुक्खू जी ने कहा कि भाई हाँ, हमने अपना पहला वादा निभा दिया, ये हमारी प्रतिज्ञा पत्र की पहली गारंटी थी। और इन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले के आधार पर हिमाचल प्रदेश अपना फॉर्मूला तैयार करके इसको लागू करेगा। कांग्रेस ने आपको बता दें कि इसी मुद्दे पर यहां पर अपना चुनाव जीता था और अब यहां पर जो आप लोगों को बता दें कि इसके बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर जो है वो टूट पड़ी, बहुत खुश हो वो यहां पर हो गए। उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि जो 1500 देने की बात है और बेरोजगारों को 1 लाख रोजगार देने के लिए मंत्रिमंडल की जो यहां पर वादे हैं उनके बारे में भी उन्होंने बता दिया कि उन्होंने उसकी समितियां यहां पर गठित की है और 18 से 60 साल की जो ये 1500 रुपए देने की बात है उसके लिए धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार और अनिरुद्ध सिंह जी की सदस्यता वाली एक उप समिति बनाई गई है। 1 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए एक सब कमेटी बनाई गई है जिसमें हर्षवर्धन चौहान, जगत सिंह नेगी और रोहित ठाकुर हैं और इस कमेटी के 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि भाई किस तरह से लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ ही 86,000 करोड़ रुपए की देनदारियां पिछली सरकार छोड़ गई है, ऐसा भी यहां पर उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि छठा वेतन आयोग तो लागू किया लेकिन 1,000 करोड़ रुपए का तो डीए का एरियर ही नहीं दिया है और उसके साथ साथ ही नौकरी पर लगे लोगों को 4,430 करोड़ का वेतन का एरियर देना है। पेंशन वालों को 5,226 करोड़ का एरियर देना है। आप ये भी सुनते जाइए, आप लोगों को थोड़ा समझ आएगा कि मैंने यहां पर क्या क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं। 900 संस्थान खोले, उन पे 5,000 करोड़ का खर्च जो आना था वो तो चलिए रोक लिया गया। अब 16,000 करोड़ रुपए की देनदारियां जो है यहां पर सरकार पर छूटी हुई है। 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज यहां पर सरकार पर ऑलरेडी है। भाजपा की मौजूदा सरकार पर कुल
86,000 करोड़ रुपए की देनदारियां इस समय पर है। 1 लाख करोड़ के आसपास हमारी देनदारियां यहां पर पहुंच चुकी है। ओपीएस की बहाली पर हमें केंद्र से भी यहां पर जो केंद्रीय आलाकमान है कांग्रेस का, उन्होंने भी यहां पर अपनी शुभकामनाएं लोगों को कही हैं। और आप लोगों को जैसे कि मैंने बता दिया, केवल यही नहीं है, अभी यहां पर जो यहां पर बाकी सब बातें 1500 के लिए अभी थोड़ा इंतजार यहां पर अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन उसी के साथ साथ उसके लिए सब कमेटी बना दी गई है। 1 लाख जो रोजगार ने यहां पर सृजित करने की बात हुई थी, उसके लिए अब कमेटी बना दी गई है। अब वो अपनी रिपोर्ट जब यहां पर सौंपेगी, उसके बाद यहां पर पता चलेगा कि आने वाले समय में किस तरह से लागू की जाती है। फिलहाल के लिए 1500 रुपए या फिर रोजगार छोड़ दिया जाए, लेकिन उसी के साथ जो है यहां पर मॉडल उसका तैयार हो चुका है कि भाई किस तरह से यहां पर जो कर्मचारी है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी, जो तुरंत प्रभाव से यहां पर लागू कर दिया गया है। एरियर अभी फिलहाल उसका इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने पहले ही कह दिया, कल कह दिया था, क्योंकि बहुत सी देनदारियां जैसे कि बताया 86,000 करोड़ की देनदारी यहां पर इस सरकार पर अभी है, जो सरकार के अनुसार पिछली सरकार उन पर छोड़ के गई है। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं कि किस फॉर्मूले के तहत ये यहां पर दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, उसके बारे में भी यहां पर बात करना महत्वपूर्ण रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले की यहां पर बात हुई है कि भाई छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले से मिलता जुलता फॉर्मूला हिमाचल प्रदेश में भी लागू होगा। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और अपने कमेंट के माध्यम से बताइए जो ओपीएस का निर्णय हुआ उस पर आप क्या प्रतिक्रिया आपकी है, आप उसके बारे में भी अवश्य बताएं। और स्ट्रीम को शेयर जरूर कीजिए और कमेंट कुछ नहीं कर सकते तो लाइक का बटन अवश्य दबाते रहे। कमेंट आप जरूर करें तो वो बहुत सही रहता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि भाई आप क्या, किस चीज में आपकी क्या यहां पर कहना है। 800 करोड़ इस साल यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए खर्चे जाएंगे। 800 करोड़ यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए खर्चे जाएंगे। आप लोगों को बता दें कि बजट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसके साथ यहां पर बता दें कि इस साल से 800 करोड़ खर्चा जाएगा, लेकिन अगले बारी से यहां पर बजट बढ़ने की बात यहां पर पहले ही कह दी गई है। अच्छा, किस तरह से दिया जाएगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपको वो भी बता देते हैं। जो छत्तीसगढ़ का फॉर्मूले की यहां पर बात हुई है, वो छत्तीसगढ़ का फॉर्मूला भी आप लोगों को यहां पर जानना बहुत जरूरी है कि भाई किस तरह से यहां पर किया जाएगा। देखिए, पहले तो केंद्र को एक लेटर लिखा गया है जिसमें उनको कहा गया है कि भाई हमारे जो पैसे आप लोगों के पास है उसको अगर आप दे देते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। अब केंद्र देता है नहीं देता है वो केंद्र पर निर्भर बहुत ज्यादा करता है। केंद्र ने एक तरह से मनाही ही है, पहले से ही मनाही थी कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, अब एक एक व्यक्ति अगर अपने आप से मांगे तो वैसा हो सकता है। अभी किस तरह से जो हमने बताया कि जैसे छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले की यदि बात करें तो वहां पर जो ये अधिसूचना जारी होगी उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई कैसे कैसे करना है। लेकिन अभी वो जो उसका एक तरह से जो सारी बात हुई है उसमें यहां पर देखना ये है कि किस तरह से कब से ये होता है। आपको बता दें, जो एनपीएस में जमा किया गया अंशदान और लाभांश एनपीएस नियमों के तहत देने की व्यवस्था की गई है। हालांकि जो छत्तीसगढ़ की व्यवस्था है उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हमारा हिमाचल का मॉडल ज्यादा बेहतर बताया है, लेकिन वो तो चलिए समय पर ही पता चलेगा कि कितना बेहतर होता है। यहां पर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को कुल बजट में 100 रुपए अगर हमारा कुल बजट है उसमें 35 से 40 रुपए यहां पर खर्च होता है, और ये अब आने वाले समय में ये बढ़ सकता है। नई पेंशन में जो एनपीएस है उसमें सरकारी भत्ते का 10% कटता है, जो सरकार सैलरी और महंगाई भत्ते का 10% कटता है। इसमें सरकार अपनी ओर से 14% की हिस्सेदारी डालती है, और स्कीम के तहत सेवानिवृत्त पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश किया जाता है, और उसके बाद वो बाद में बाजार पर जो भी बाजार की हालत रहती है उसके हिसाब से वो मिलता है। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के जो प्रावधान है उसमें आधी पेंशन जो है वो दी जाती थी, जो मतलब आपकी लास्ट ड्रॉन पेंशन है उसकी आधी या 25% पेंशन, अलग अलग केसेस है, वो दी जाती थी, और कर्मचारियों के वेतन का कोई पैसा नहीं कटता था, भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता था। ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, अब देखिए कितना अलग है, कितना सही है, वो आप लोग यहां पर निर्णय लीजिए। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं, मैं बार बार कहता हूं, और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करते रहे, ताकि यहां पर हमें पता चलता रहे कि भाई आपके विचार इस पर सभी मुद्दों के बारे में क्या है। तो जैसे मैं बता रहा था, पुरानी पेंशन में होता क्या है कि जो आपकी लास्ट ड्रॉन पेंशन है उसका 50% या कई बार जो है वो 25% जो है यहां पर मिलता है, और उसी के साथ कोई यहां पर आपका कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता, भुगतान ट्रेजरी के माध्यम से होता है। 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है, और उसके साथ सेवानिवृत्ति पर यहां पर या कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन राशि यहां पर मिलती है, और पुरानी पेंशन का जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का प्रावधान है, इसमें महंगाई भत्ते को भी शामिल किया जाता है। तो आप लोग क्या मानते हैं कि भाई जो हमारे बीच में ओल्ड पेंशन स्कीम का यहां पर तोहफा लोडी पर मिला है वो क्या से आगे रहेगा, वो आप लोग यहां पर बता दें।
आम जनता जो कर्मचारी नहीं है उनको भी और कर्मचारी हैं उनको भी ये जानना बड़ा ज्यादा जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में महंगाई शायद बढ़ सकती है। ऐसा कहा गया, मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। थोड़ा समय ऐसा हो सकता है कि सीएम सुक्खू ने खुद यहां पर कहा है कि सख्त निर्णय यहां पर सरकार को लेने पड़ेंगे आने वाले समय में। उन्होंने कहा कि कर्ज के बोझ के तले अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिस तरह से वैट यहां पर बढ़ाया गया है उसी तरह से सख्त निर्णय लिए जा सकते हैं। और उसमें उन्होंने ये क्लियर किया है कि प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील उन्होंने की है कि कर्जे के बोझ को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो इसलिए आने वाले समय में और कड़े फैसले लेने होंगे और जनता का भी वो यहां पर साथ चाहते हैं। और उन्होंने यहां पर कहा कि जनता भी अगर साथ दे तो हम लोग यहां पे कर्ज से मुक्ति बिल्कुल ले सकते हैं। और वो कैसे होगा वो पता नहीं, अभी फिलहाल के लिए सिर्फ ये इशारे हुए हैं, केवल ये संकेत दिए गए हैं। आने वाले समय में ये कैसे बढ़ता है वो आप लोगों के, हमारे लोगों के सबके बीच में पता चलेगा। यहां पर सुक्खू जी ने कहा है कि उत्तराखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर से सस्ता है अभी भी हिमाचल में जो डीजल है वो सस्ता है 3 रुपए वैट बढ़ाने के बाद भी। तो हम पे थोड़ा विश्वास रखिए। डीजल पर 7 रुपए में से 3 रुपए बढ़ाए गए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम फंड का प्रबंध किया गया है और 8,000 करोड़ रुपए जो फंसे केंद्र के पास उसे वापस लेने की कोशिश की जा रही है। न्यू पेंशन स्कीम के 14% सरकार और 10% कर्मचारियों से कटता है जो केंद्र के पास पड़ा है, उसकी लड़ाई यहां पर लड़ी जाएगी उन्होंने कहा है। और यहां पर उन्होंने यह भी क्लियर किया है कि ऐसा कोई रोजगार उन्होंने नहीं देना है जहां पर यहां पर मेरिट की अपेक्षा हो और ना पेपर यहां पर बिक जाए। रोजगार वो देना चाहते हैं लेकिन वो मेरिट के आधार पर देना चाहते हैं, मेरिट की उपेक्षा नहीं यहां पर करना चाहते। तो ये याद रखें कि यहां पर यह जरूर कहा गया कि आने वाले समय में सख्त निर्णय लिए जा सकते हैं और उन्होंने जनता का उसके साथ साथ अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सहयोग उसके लिए मांगा है। और वो समय रहते अब आप सभी लोगों को अपने आप से वो निर्णय करना है, वो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाते रहे, मैं बार बार ये कहता हूं। और शेयर करने के साथ लाइक बटन दबाने के बाद कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दिया कीजिए, उसी से यह पता चलता है कि भाई आप इसके बारे में क्या समझते हैं। इसी के साथ साथ जब हम विकास कार्यों की बात कर रहे हैं तो विकास कार्यों में आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के बजट के लिए यहां पर जो आपके विधायकों की प्राथमिकता है उसमें अपनी प्राथमिकता भी जाके डलवा दीजिए, क्योंकि 30 और 31 तारीख को यहां पर विधायकों की बैठक यहां पर होने वाली है और उसमें प्राथमिकताओं को लेकर यहां पर निर्णय लिया जाएगा। और यह प्रदेश सचिवालय में 30 और 31 तारीख को होगी, कॉन्फ्रेंस हॉल में यह किया जाएगा। आपको बता दें कि जो ये 30 और 31 2 तारीखें क्यों हैं वो भी बता देते हैं। इसमें कुछ जो जिले हैं उनको एक दिन मिला है, कुछ जिलों को दूसरा दिन मिला है, आपको वो भी बता देते हैं। देखिए 30-31 को यहां पर बजट के बारे में बात होगी। 30 जनवरी को सुबह 10:30 से 1:30 बजे चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति तथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे ऊना, हमीरपुर, कुल्लू, सिरमौर। दोबारा से सुन लीजिए, चंबा जो हमारे बीच में चंबा, शिमला, लाहौल स्पीति जो है वो 30 जनवरी 2023 को उनके विधायक 10:30 बजे से 1:30 बजे तक अपनी प्राथमिकताएं बताएंगे और बाकी के जो है 2 बजे से 5 बजे तक कुल्लू, हमीरपुर, ऊना और सिरमौर जिला के विधायक यहां पर अपनी प्राथमिकता बताएंगे। 31 जनवरी की बात करें, सुबह के सेशन यानी 10:30 से 1:30 बजे तक हमारे बीच में कांगड़ा, किन्नौर के जो हमारे विधायक है अपनी प्राथमिकता बताएंगे और 2 से 5 बजे तक सोलन, बिलासपुर, मंडी के विधायक अपने प्राथमिकताएं यहां पर बताएंगे और अपने जो यहां पर सुझाव है वो यहां पर देंगे। हिमाचल बनना दूसरी श्रीलंका यहां पर बन जाएगा बजट की वजह से, ऐसा कह रहे हैं जो मुझे समझ आ रहा है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, लाइक का बटन अवश्य दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिए। जैसे भाई ने बताया है, आपको भी लग रहा है क्या ऐसा कि हिमाचल दूसरी श्रीलंका बन जाएगा? आप भी बताइए। और ये हमारे बीच में 30 और 31 जनवरी को एमएलए प्रायोरिटीज पर यहां पर बात होने वाली है और उस पर आप भी अभी अपने एमएलए के पास जाके अपनी प्रायोरिटीज यहां पर दर्ज करवा दीजिए ताकि आपकी बात भी यहां पर बजट के अंदर रखी जा सके। इसी के साथ साथ जब हम बजट की बात कर ही रहे हैं तो यहां पर हमें अपने ट्रक ऑपरेटर्स भाइयों को नहीं भूलना चाहिए जो लगातार अपने हक की लड़ाई यहां पर लड़ रहे हैं। इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं और उसी के साथ साथ जो उम्मीद करते हैं मकर संक्रांति पर आपके घर में भी सभी शुभ कार्य अभी सुबह सुबह हो गए हो। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिए और कमेंट में मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी एक दूसरे को दे दीजिए। पूरा स्टेट इसे देख रहा है और पूरे स्टेट में आप सभी एक दूसरे को यहां पर अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं। बरमाणा में ट्रक ऑपरेटरों की नारेबाजी हुई और दाड़लाघाट में आक्रोश रैली यहां पर निकाली गई। लगातार ये चल रहा है 30 दिन, इसे 1 महीना हो चुका है और जमकर नारेबाजी करने के साथ ही यहां पर जो बैठक यहां पर पदाधिकारियों के साथ हुई थी बीडीटीएस वालों के साथ और वो ये उसके बारे में
जो यहाँ पदाधिकारियों के साथ, सरकार के साथ जो बैठक हुई थी, उसके ट्रक ऑपरेटरों को यहाँ पर जानकारी दी गई और अभी हिमाचल सरकार ट्रक ऑपरेटर का समर्थन कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। और उन्होंने ये भी बताया कि यदि नतीजा ट्रक ऑपरेटर के पक्ष में नहीं आया तो आंदोलन को नया स्वरूप यहां पर दिया जाएगा। जो वहां के पदाधिकारी है, जो ट्रक ऑपरेटर कमेटी के पदाधिकारी, उन्होंने ये कहा है। जो ये आक्रोश रैली है वो हर जगह निकल रही है। काफी 1 महीने से इनका रोजगार पूरी तरह से ठप्प यहां पर पड़ा हुआ है और एक बड़ा मुद्दा ये बन के आया है। ऊपर से यहां पर डीजल की कीमत बढ़ने की वजह से सिरमौर ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने ₹1.5 प्रति किलोमीटर अपना माल भाड़ा बढ़ा दिया है और इसमें जो एक संयुक्त बैठक यहां पर की गई तो उन्होंने यहां पर कहा है। अब यहां पर देखिए, जो यहां पर जो दूसरे वाले हैं, जो हमारे बरमाणा वाले हैं, एसीसी वाले हैं, उनके बारे में भी आपको बता दें। देखिए, उन्होंने ₹10 तक की मांग की थी, ₹10 से थोड़ा ज्यादा उन्होंने मांग की थी पर किलोमीटर। ₹6 पर अडानी अड़े हुए हैं। अब ₹3 और डीजल का रेट बढ़ गया है। तो अब यहां पर क्या होगा वो देखने के लिए थोड़ा समय लगेगा कि भाई आने वाली रणनीति क्या होगी। हालांकि अभी तो केवल यही आक्रोश ये अवश्य है कि भाई देखिए, हम लोगों को यहां पर जो है वो अपना हक मिलना चाहिए। हक मिलने की बात करें, यहां पर हाईकोर्ट ने 31 तारीख को HPPWD के जितने भी प्रोजेक्ट है पूरे होने वाले, उनकी सूची यहां पर तलब की है और ये जो उन्होंने सूची तलब की है, उन्होंने उसके साथ साथ राजमार्गों पे अवैध कब्जे को हटाने की ताजा रिपोर्ट दायर करने के भी उन्होंने यहां पर आदेश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के लिए एक दुखद खबर और थी और इसे जरूर शेयर कीजिए और हाँ, श्रद्धांजलि भी अर्पित कीजिए क्योंकि हमारे रणजी के तेज गेंदबाज सिद्धार्थ, उनका अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने से निधन हुआ है। 2 सप्ताह से वेंटिलेटर पे थे और वीरवार को उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। 27 साल के वो थे और उन्होंने यहां पर बड़ौदा स्थित एक अस्पताल में गुजरात में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उन्हें उसके बाद एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ लाया गया। ऊना जिला के बस देहड़ा के ये दोपहर 2 बजे विभोर साहिब में अंतिम संस्कार किया गया है। उनके किडनी और अन्य अंगों ने काम करना बंद कर दिया गया था और उनका आरोप, जो उनके परिजनों का आरोप है कि सही कारणों की जानकारी यहां पर नहीं दी जा रही। उनका बेटा किसी साजिश का शिकार हुआ है, ऐसा उनके परिजन यहां पर बताते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके बेटों पर चयन में भी बहुत, जो मैचों के लिए चयन होता है उसमें बेटा उनका तनाव में था। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया, आपको बता दे। और रणजी टीम में वो शामिल थे। अभी रणजी ट्रॉफी में हिमाचल के लिए वो खेल रहे थे। तो सिद्धार्थ जी केवल 27 साल के थे और उनका यहां पर दुखद निधन हुआ। शुरुआती 2 मैचों में उन्होंने 13 विकेट भी झटके थे, लेकिन उसके बाद उनका स्वास्थ्य इस तरह से जो है वो डिटोरिएट होता रहा और इस समय पर उनकी यहां पर मृत्यु यहां पर हो गई। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें, इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। आपको बता दें, हमारे हिमाचल प्रदेश में जगह जगह पे बर्फबारी और बारिश हुई है और उसी के साथ कुछ जगह पे भूस्खलन भी आया है। आप लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। धर्मशाला में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल की बात करें तो वहां पे 3.2 की ये जो हमारे बीच में इंटेंसिटी जो है उसकी वो मापी गई है। और उसी के साथ जगह जगह पे हमारे बीच में, जैसे मैंने आपको बताया कि बारिश और बर्फबारी हुई है, उसी वजह से लाहौल में हिमस्खलन भी हमें देखने को मिला। 194 सड़कें और 148 ट्रांसफार्मर इस समय पर बंद है और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और मौसम की करवट अच्छी है। सोलन की यदि बात करें, जहां हम रहते हैं, वहां पे 57 दिनों के बाद यहां पर बारिश की बूंदें गिरना शुरू हुई। बर्फ तो यहां नहीं गिरी, लेकिन फिर भी बारिश की बूंदें यहां पर गिरी हैं। तो वो सब अभी हमारे बीच में चल रहा है। तो आप लोगों को स्नोफॉल भी मुबारक हो। अंत में आप लोगों को जाते जाते ये भी बताना चाहेंगे, आज मकर संक्रांति और मकर संक्रांति पर जो माता के मंदिर होते हैं वहां पर मक्खन का लेप लगाया जाता है। काफी ज्यादा लोगों को ये नहीं पता होगा, तो इसलिए आप लोग इसे शेयर करके और लोगों तक भी पहुंचाइए। और जय माता दी जी, जय माता दी भी यहां पर कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखे। मक्खन का लेप क्यों लगाया जाता है वो भी आपको बताते हैं। ब्रिजेश्वरी मंदिर में मैंने सबसे पहली बार ये देखा था। तो वहां पे होता क्या है कि भाई जो माता जब महिषासुर से युद्ध करने के पश्चात यहां पर ये हुआ था कि भाई उनके जो घाव या थोड़े से जख्म रह गए थे, तो उनको शांत करने के लिए वो लेप लगाया जाता है। और देवता भी जो उनके साथ चल रहे थे, जैसे बाबा बैजनाथ जी हैं, उनके ऊपर भी लगाया जाता है। वो भी इसी वजह से लगाया जाता है ताकि उनको भी शांत किया जा सके। उसके साथ साथ आपको ये भी पता होने की बहुत आवश्यकता है कि भाई ये जो प्रक्रिया है, इसमें बहुत टन मक्खन बनाया जाता है। उसको 108 बार ठंडे पानी से धोया जाता है और गर्मियों में होता तो समझ आता, लेकिन जनवरी की सर्दियों में जब ये होता है तो अपने आप में एक बड़ी अद्भुत बात होती है। तो देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप इस स्ट्रीम के साथ जुड़े, आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्ट्रीम को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर अवश्य कीजिएगा, प्लीज शेयर कीजिएगा। और उसी के साथ साथ लाइक का बटन दबाएं, कमेंट के माध्यम से अपने विचार रखें। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति, मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगा। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।